हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 6। एटॉमिक का अपना लेक्चर नंबर है बेटा 6। लास्ट में याद है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट हो गई थी, है ना? वही वहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ते? क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब दो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, है ना? यूनिट पता होनी चाहिए। फिर करा था हमने फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेव नंबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। सी क्या है? लाइट की स्पीड। तो ये सारी जो वेव्स होती हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, वो किसकी स्पीड से मूव करते हैं? लाइट की स्पीड से, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हेडिंग डाल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होंगी? एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला था बेटा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेगा, तो कुछ रेडिएशंस बाहर निकालता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो वो कंटिन्यूअसली रेडिएशंस या एनर्जी क्या करता रहता है? बाहर निकालता रहता है। उन रेडिएशंस को या उन वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। जब कोई चार्ज, ये बहुत सिंपल, मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दी है जो केमिस्ट्री में काम आएगी, वरना तुम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा जो टॉपिक है वो फिजिक्स में बिल्कुल, क्योंकि बेटा ये चैप्टर जो है ना पूरा फिजिक्स में बड़े अच्छे से, फिजिक्स में इसकी बहुत सारी बातें पढ़ाई जाती हैं और वो वहां पर डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज होते हैं, लेकिन हम ये ऐसा केमिस्ट्री में हम ऐसा नहीं कर सकते कि उन सारे कॉन्सेप्ट्स को तुम्हें यहीं बता दिया जाए, क्योंकि फिर तो ये चैप्टर अपना होगा ही नहीं। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो तुम फिजिक्स में पढ़ ही लेते हो। ठीक है, अभी पढ़ोगे। ठीक है, तो होता क्या है कि उन कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा थोड़ा सा आइडिया देते हैं बस। जैसे हमारा जो केमिस्ट्री का काम है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कि हमारा कोई काम नहीं रुकेगा, हमारा कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा अगर हम सिर्फ हमने उन चीजों के बारे में छोटी छोटी चीजें अगर जान ली तो हमारा चैप्टर बिल्कुल एकदम से अच्छे से हो जाएगा अगर वो करेंगे। तो अभी तो हम मान के चलते हैं ये सारी चीजें फिजिक्स में होती हैं। क्यों, कैसे, कब, सब सब चीजें एकदम डिटेल में सब फिजिक्स में पढ़ाई जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब होता है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, जब वो एक्सेलरेट कर रहा है, मान लीजिए एक्सेलरेट कर रहा है मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कौन है? घूमता है, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो एक्सेलरेट तो कर ही रहा है, क्योंकि उसकी बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, तो कुछ रेडिएशंस बाहर निकालता है अपने अंदर से, और उन रेडिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना बता रहा हूँ, और वैसे बहुत और डेफिनेशन भी है, लेकिन हम उसकी बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि अपन वरना और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, मैक्सवेल डिफाइंड दैट, मैक्सवेल साइंटिस्ट का नेम है मैक्सवेल, जिसने ये सारी बातें बोली थी। मैक्सवेल डिफाइंड दैट इन एनी accelerating charged particle, in any accelerating charged particle, in any accelerating charged particle, electric field and magnetic field, electric field and magnetic field, तुमसे कभी डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड remain perpendicular to each other, remain perpendicular to each other, such that perpendicular to each other, such charged particle
उसने बोला था कि भाई कोई चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और ऐसा कोई जो पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, सच पार्टिकल radiates energy continuously in the form of waves ऐसा चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसा चार्ज पार्टिकल लगातार एनर्जी क्या करता रहता है, रेडिएट करता रहता है। ठीक है, these waves are known as electromagnetic waves। These waves are known as electromagnetic waves। इन्हीं waves को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, इन रेडिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। दो खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई डेफिनेशन तुमसे कभी नहीं पूछने वाला, दो खास कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत काम आएंगी। मैं लिख रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या लिख रहे हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन वेव्स की, इन वेव्स की बेटा खास बातें ये हैं। पहली खास बात ये है बेटा, these waves do not require, these waves या radiations do not require, ये शायद तुमने पढ़ा भी होगा, any medium for propagation, any medium for propagation, for propagation। मतलब बेटा इसका मतलब क्या है, बहुत जरूरी बात है ये, these waves do not require any medium for propagation। ये जो waves होती हैं इनको प्रोपोगेट होने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तुमने 9th-10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, साउंड वेव्स पढ़ी होंगी। तो ये बताओ क्या साउंड वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है या नहीं होती है? अगर मीडियम कुछ नहीं होगा तो क्या एक जगह की आवाज दूसरी जगह सुनाई दे सकती है? अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड वेव्स ट्रेवल कर सकती है या नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। साउंड वेव्स को, मतलब साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए ही होता है। ठीक है, साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होगा, तभी वो ट्रेवल कर पाएंगे, तभी हम एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज सुन पाएंगे, वरना सुन ही नहीं सकते। मैं बोल रहा हूँ तुम सुन पा रहे हो, इसका मतलब कोई मीडियम है। अगर मीडियम नहीं होगा तो वेव सुनेंगी, साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल ही नहीं करेंगी, पहुंचेंगे नहीं तुम तक। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या नहीं जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, these waves travel at a constant speed, these waves travel at a constant speed which is equal to speed of light, और वो कितनी होती है, c, किसके इक्वल होती है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, which is equal to c, which is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दो खास बातें इन वेव्स की, इनको मीडियम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इधर से उधर मूव करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, और ये वेव्स जो होती हैं वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती हैं, और जो कितनी होती है, लाइट की स्पीड किसके इक्वल होती है, लाइट की स्पीड के इक्वल होती है, और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बेटा मैं बार बार लिखता हूँ, वैक्यूम या एयर में होता क्या है, तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, एक फॉर्मूला आएगा लाइट की स्पीड का 1/√μ0 × ε0। मैं बताना नहीं चाहता,
तो ये चीजें हैं क्या क्योंकि काम भी नहीं आएंगी, अभी तो हमारे तो बिल्कुल काम नहीं आने वाली है ना, बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स में करते हैं, केमिस्ट्री में तो करते ही नहीं। ठीक है, होता क्या है, हम लोग वहां पे फिजिक्स में क्या कर सकते हैं, हम लोग हम लाइट की स्पीड को ना निकाल सकते हैं। भाई एयर में अगर इतनी है तो क्या, एयर में अगर पता है, हम क्या कर सकते हैं, किसी मीडियम में उसकी स्पीड निकाली जा सकती है। पानी में लाइट की स्पीड कुछ और होगी, ग्लास होगा, ग्लास से पास कराओगे लाइट की स्पीड कुछ और होगी। हर किसी के अंदर लाइट की स्पीड बदलती जाती है, लेकिन हमारा जो काम पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी से पड़ेगा। वैक्यूम या एयर के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है वो ये ली जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमारा काम भी सिर्फ और सिर्फ इसी से है। बाकी कोई मीडियम हमें कभी पूछेगा ही नहीं, श्योर है कि कभी कोई पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में ईएम वेव्स बोल देता हूँ बार बार, है ना शॉर्ट में। तो ईएम वेव्स की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई तुमसे वो पूछे क्या ईएम वेव्स की स्पीड बदली जा सकती है, हाँ बदली जा सकती है, मीडियम बदल दो। क्या बदल दो, मीडियम बदल दो। क्या एयर के अंदर बदली जा सकती है, बिल्कुल, वो तो कांस्टेंट है ही, कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा, ओके। तभी तो मैंने लास्ट के लेक्चर में जो कराया था, लास्ट के लेक्चर में हमने जब करा था तो क्या लिखा था, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा लिखा था। मैंने जब वेव्स की बातें करी थी तो उनकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑफ वेव अपॉन वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। और मैंने स्पीड ऑफ वेव क्या लिख दी थी, सी के बराबर लिख दी थी। क्यों लिख दी थी, क्योंकि मेरे को पता है मैं जो सारी वेव्स पढ़ूंगा इस चैप्टर में वो कौन सी पढ़ूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पढ़ूंगा। कौन सी पढ़ूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पढ़ूंगा, जिनकी स्पीड सी के बराबर ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटा अपना, कौन कौन सी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं, द फॉलोइंग रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, द फॉलोइंग रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये रेडिएशंस जो होंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगी। कौन कौन सी बेटा, द फॉलोइंग रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन कौन सी, मैं लिख रहा हूं बेटा, रेडियो वेव्स, मैं लिख रहा हूं बेटा माइक्रोवेव्स, तीसरा इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, कौन सी रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज जो हम देखते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। गामा मतलब गामा रेज। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी वेव्स है बेटा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे। ये सारी की सारी क्या होती हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं सारी की सारी। ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखने का मेरा एक रीजन था, मैंने इसी ऑर्डर में इसलिए लिखी है क्योंकि मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। पहली बात हम बात करें, कल मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो इस फॉर्मूले से मैं एक बात लिख सकता हूँ बेटा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या, सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, सी बाय लैम्डा। तो इस फॉर्मूले को देखोगे तो तुम्हें एक बहुत खास बात दिख रही होगी। क्या खास बात दिख रही होगी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में कैसा रिलेशन है, मैं यही लिख देता हूँ। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाय लैम्डा, होता नहीं होता, सी मतलब लाइट की स्पीड। पहली बात क्या, इन सारी रेज की स्पीड किसके इक्वल होगी, सी के बराबर, मतलब सबकी स्पीड तो बराबर है। इन सब में क्या एक कॉमन चीज है, इन सब में एक कॉमन चीज है कि these all rays will travel with the speed of light, then that is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। मतलब इन सब रेज का सी तो सेम है, मतलब अंतर सिर्फ किसमें होगा, फ्रीक्वेंसी में और लैम्डा में।
अंतर सिर्फ किसका होगा, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में तुम्हें क्या दिख रहा है रिलेशन, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मैं लिख सकता हूं यहां पर, मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हाँ या ना, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्या लिख सकते हैं ये हम चीज, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। कोई दिक्कत, ये बात पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, दोनों इंटर रिलेटेड है। क्यों इंटर रिलेटेड है, क्योंकि सबका सी तो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सारी जो वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, सारी की सारी लाइट की स्पीड से मूव करती है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, यहाँ इस ऑर्डर में लिखने का एक रीजन है, ये जो मैंने सारा कुछ लिखा है, ये जो सारा कुछ मैंने लिखा है, हाँ बेटा, ये जो सारा कुछ लिखा है मैंने, ये सारा का सारा, इट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा है मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखा है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। याद रखना तुमसे कोई एक जनरल, एक मेंस के लिए, एडवांस में तो कभी पूछेगा भी नहीं, कभी पूछ ले भाई, 4 ऑप्शंस दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कोई पूछ सकता है ना मेंस में। तो सबसे कम किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, उससे ज्यादा किसकी होती है, माइक्रोवेव्स की, फिर इंफ्रारेड रेज की, उससे ज्यादा विजिबल की, फिर यूवी, फिर एक्सरे, फिर गामा, फिर कॉस्मिक। मतलब इन सब में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, कॉस्मिक रे की। सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, कॉस्मिक रे की। और सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव्स की। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, फ्रीक्वेंसी का, इस ऑर्डर में मैंने लिखा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा, ऑब्वियसली, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो ये अगर फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो वेवलेंथ का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर इस ऑर्डर में बढ़ रही है, तो वेवलेंथ इस ऑर्डर में बढ़ेगी। वेवलेंथ किस ऑर्डर में बढ़ेगी बेटा, इस ऑर्डर में बढ़ेगी। तो मैं इसे लिख सकता हूं, ये कौन सा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। समझ गए बेटा, इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ रही है। एक याद रख लो, दूसरा तो उल्टा अपने आप हो ही जाएगा, क्योंकि रिलेशन ये दिख दिया है मैंने। इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है सबसे ज्यादा इसकी, तो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ रही है। समझ में आया, कोई डाउट नहीं ना, ओके। देख लिया सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देख ली, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, विजिबल रे, यूवी रे, एक्स रे और गामा रे, कॉस्मिक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे। ठीक है, ये सारी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक खास बात तुम्हें और दिख रही होगी, एक चीज, ये जो विजिबल रेज है, इन विजिबल रेज को भी मैं और डिवाइड कर सकता हूँ। विजिबल रेज में के अंदर भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, विजिबल रेज में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स होंगी। याद है कौन सा, विवग्योर, जो रेनबो में दिखता है 7 का, जब विजिबल रेज को तुमने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, जब लाइट को एक प्रिज्म से पास कराते हैं, जब व्हाइट लाइट को, जो विजिबल लाइट है, विजिबल रेज है, उसको जब एक प्रिज्म से पास कराया जाता है, तो वो विजिबल रे 7 कलर में टूट जाती है। 7 अलग अलग कलर क्यों होते हैं, क्योंकि सातों कलर की फ्रीक्वेंसी या सातों कलर की वेवलेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। ये कलर हमें अलग अलग क्यों दिखेंगे, ये सातों कलर अलग अलग इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि सातों कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो विजिबल रेज को भी मैं 7 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। विजिबल रेज जो होती हैं, विजिबल रेज जो होती हैं बेटा, उन्हें भी उन्हें भी 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। किस किस में, याद है बेटा किसी को, किस किस में डिवाइड करेंगे, विजिबल रेज को अगर मैं डिवाइड करूं तो किस किस चीज में डिवाइड कर सकते हैं, तो
3 4 5 6 7। कौन कौन सी होंगी बेटा? सबसे पहले कौन सी होती है बेटा? सबसे पहले होती है वायलेट, फिर इंडिगो, विवग्योर होता है ना, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। ये 7 कलर जब विजिबल रेज को हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं तो इस 7 लाइट में टूट जाती है। होता क्या है? ये विवग्योर, सबको पता होगा क्या? विवग्योर, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक चीज है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ, ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमने क्या लिखा है? मैं लिख देता हूं। ये जो ऑर्डर है, that is increasing order of frequency। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? फ्रीक्वेंसी का। मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? रेड की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? वायलेट की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेड की, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ऑरेंज की, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है येलो कलर की, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ग्रीन कलर की, फिर होती है ब्लू कलर की, फिर होती है इंडिगो कलर की, फिर होती है वायलेट कलर की। सो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है बेटा? वायलेट की है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बेटा? वायलेट की। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? ऑब्वियसली, अगर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा सबसे कम इसकी है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ और इसकी मिनिमम वेवलेंथ। समझ गए? दोनों उल्टे पुल्टे हैं बस, और कुछ नहीं है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, बस उल्टा पुल्टा है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है रेड कलर की। इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका है? फ्रीक्वेंसी का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी, फिर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, 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 उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। इसीलिए जो सारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स देख लो यार, ट्रेन को रोकने के लिए भी जो कपड़ा यूज किया जाता है, अगर ट्रेन आ रही है और अगर हमें ट्रेन रोकनी है तो कौन सा कलर का कपड़ा यूज किया जाता है? रेड कलर का। कभी देखा होगा, मूवीज में ही देखा होगा बेटा, कि भाई ट्रेन को रोकने के लिए कौन सा कपड़ा यूज करते हैं? रेड कलर का कपड़ा यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। मतलब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड कलर दूर से, बहुत दूर से भी दिख जाता है हमें। रेड कलर जो होता है वो हमें दूर से भी दिख जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखना। तो ये जो मैंने बताई है, ये सारी क्या बता दी मैंने तुम्हें? सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बता दी। और विजिबल रेज को भी हम 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन 1 क्या है? द वेव नंबर, द वेव नंबर, अब थ्योरेटिकल कुछ पार्ट हो गया। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। द वेव नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शॉर्ट फॉर्म में ईएमआर लिख दूंगा, इज 2 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स। 2 इंटू 10 की पावर कितना? -5 नहीं, +5 लिख देता हूँ। 2 इंटू 10 की पावर 5 +5 सेंटीमीटर इनवर्स। याद है ना वेव नंबर कल कराया था? वेव नंबर क्या होता है? ईएमआर मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वेव नंबर गिवन है, क्या कैलकुलेट करना भाई?
कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। मेरे को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है जो मैंने कराया है। कौन सा? मुझे सिर्फ एक ही, मैंने अब तक इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला लिखा है जो काम आया है, आएगा। कौन सा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। सी क्या है? लाइट की स्पीड, जो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड लाइट के बराबर होती है 3 × 10⁸। और लैम्डा क्या है? उस वेव की वेवलेंथ। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला, इकलौता फॉर्मूला है जो हमें काम लेना है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, अब ये तुम्हें गिवन क्या है बेटा? तुम्हें पूछी क्या? फ्रीक्वेंसी। सी पता होता है, क्या लैम्डा दे रखा है? सर लैम्डा तो नहीं दे रखा, लेकिन वेव नंबर दे रखा है। याद है वेव नंबर क्या होता है? याद है वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। न्यू बार से रिप्रेजेंट करा था, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। कितना दे रखा है ये? 2 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर क्या होता है? न्यू बार। न्यू बार मतलब, न्यू बार का मतलब क्या होता है? न्यू बार मतलब 1 वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। और वो कितना देगा? 2 × 10⁵। तो तुम्हें सी पता है क्या? बिल्कुल पता है। हाँ जी, तो अब मैं फॉर्मूला वैल्यू पुट करता हूँ। देयरफॉर न्यू बार इज इक्वल टू सी। सी कितना है? 3 × 10⁸ इंटू कितना? 1 बाय सी बाय लैम्डा है ना बेटा। सी ये रहा लैम, और ये क्या है? 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा, तो मैं लैम्डा निकालूं या 1 बाय लैम्डा ही रख दूं डायरेक्टली? 1 बाय, क्यों फालतू में हम लोग किस उसमें गलती में क्यों फालतू में हम लोग और स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे? हमें पता है हमें लैम्डा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 1 लैम्डा चाहिए हमें, तो वो तो दे ही रखा है। न्यू बार मतलब 1 लैम्डा। तो कितना हो गया? 3 × 10⁸ इंटू 2 × 10⁵। लेकिन एक गलती है इसमें, ये मत कर देना। क्या गलती है बेटा इसमें? गलती है यूनिट की। यूनिट बहुत ज्यादा केयरफुली ध्यान देनी है, बहुत केयरफुली देखना है उनको। सी कितना होता है? सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये तो है मीटर पर सेकेंड, और ये किसमें? सेंटीमीटर इनवर्स में। तो करना क्या है? या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, या तो इस मीटर को किस में बदल लो? सेंटीमीटर में। या इस सेंटीमीटर इनवर्स को किस में बदल लो? मीटर इनवर्स में। या तो इसे मीटर में बदलो या इसे सेंटीमीटर में बदलो, एक काम तो करना ही पड़ेगा। देखो, इसे मीटर इनवर्स में अगर बदलना है तो बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। अगर इसे मीटर इनवर्स में बदलना है तो 2 × 10⁵ सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए तो 100 से डिवाइड करोगे, लेकिन इसे 100 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10⁻² मीटर 1 सेंटीमीटर में। लेकिन 1 सेंटीमीटर इनवर्स में कितने मीटर? 100 मीटर इनवर्स। हाँ या ना? गलती तो नहीं है। 1 सेंटीमीटर को अगर, अरे तुम्हें 500 सेंटीमीटर दे रखा है, इसे मीटर में बदलना है तो क्या करोगे तुम? 5 मीटर 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, कर दोगे 100 से डिवाइड। 500 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर। लेकिन अगर तुम्हें 5 सेंटीमीटर इनवर्स को 5 सेंटीमीटर इनवर्स को 5 मीटर इनवर्स में बदलना है तो 100 से डिवाइड नहीं करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 500 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स है, उसे तुम मीटर इनवर्स में बदल रहे हो। ठीक है, तो ये 2 × 10⁵ को तुम बदलोगे 2 × 10⁷ मीटर इनवर्स। तो ये बात यहाँ समझ में आनी चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁷ मीटर इनवर्स। एक ही बात है, ध्यान देना। 2 × 10⁷ 5 सेंटीमीटर इनवर्स लिख लो या 2 × 10⁷ मीटर इनवर्स लिखो, दोनों क्या एक ही बात है। ठीक है, इतना नहीं करना है तो क्या करें? इस मीटर को किस में बदल लो? सेंटीमीटर में। तो 3 × 10⁸ मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलोगे? 3 × 10⁻10 इंटू 2 × 10⁵ तो कितना हो गया? 6 × 10⁻15 सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, पर सेकंड मतलब हर्ट्स में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हर्ट्स आ जाएगा। ये अपना क्या आ गया बेटा? फ्रीक्वेंसी आ गई। कितनी? 6 × 10⁻15 हर्ट्स। कितनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बेटा? 6 × 10⁻15 हर्ट्स। ये अपनी क्या हो जाएगी बेटा? ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं किसमें? यूनिट्स बदलने में।
ये था किसमें, मीटर पर सेकंड में, और ये था सेंटीमीटर इनवर्स में। तो मैंने मीटर को किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में बदल दिया, 3 इंटू 10 की पावर 10 लिख दिया। अगर ये नहीं करता तो मैं और क्या कर सकता था, और लिख सकता था मैं इसमें, इसको तो इसमें रखे रहने देता, सी को किस में रखे रहने देता, मीटर पर सेकंड में, इंटू 1/लैम्डा को क्या लिख देता फिर मैं, 2 इंटू 10 की पावर 7, 2 इंटू 10 की पावर 7। फिर भी क्या आता, 6 इंटू 10 15 ही आता, एक ही बात है वो। चाहे तो इस मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलो, चाहे तो इस सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में बदलो। इसमें तुम्हें दिक्कत हो सकती है, कोई बच्चा गलत कर सकता है सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में बदलने के लिए। तो सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, बाकी और क्वेश्चंस हैं वो लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।